हेलो दोस्तों, जय हिंद, गुड इवनिंग। हिस्ट्री का जो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है मुग़ल एम्पायर में हमने बाबर, हुमायूं, अकबर और जहांगीर के बारे में जाना। और पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 4 तक सभी वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप जाके उसको देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे पार्ट 5 शाहजहाँ के बारे में। शाहजहाँ से जुड़ी जितनी भी इम्पोर्टेंट जानकारी है उन सब को हम कवर करेंगे। तो इस सीरीज़ में हम जानेंगे कि शाहजहाँ कौन था, शाहजहाँ का परिवार, शिक्षा और वैवाहिक संबंध, मुगल काल का स्वर्णयुग, शाहजहाँ के समय की जो स्थापत्य कला है, अंतिम समय और मृत्यु, शाहजहाँ से जुड़ी जितनी भी जानकारी है, और लास्ट में मैंने महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़ रखी है, उसको भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि शाहजहाँ कौन था। शाहजहाँ जो था वो जोधपुर के शासक राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई जो थी वो जहांगीर की पत्नियों में से एक थी। तो जगत गोसाई के गर्भ से 5 जनवरी 1592 को लाहौर में हुआ था। इसके बचपन का नाम खुर्रम था। खुर्रम जो था वो जहांगीर के पुत्रों में सबसे छोटा था, लेकिन छल कपट करके अपने पिता का उत्तराधिकारी के रूप में गद्दी पर बैठा। और वह बड़ा कुशाग्र बुद्धि का था, साहसी था और शौकीन था। खास तौर पर आर्किटेक्चर के प्रति उसकी जो भावना है काफ़ी अधिक थी, यानी उससे काफ़ी ज़्यादा लगाव था। इसी कारण उसने कई सारी इमारतों का निर्माण करवाया, जैसे कि ताजमहल, दिल्ली का लाल किला, जामा मस्जिद, मोती मस्जिद, आगरा का लाल किला। फिर उसके बाद हम इसके विवाह के बारे में बात करें तो 20 साल की आयु में नूरजहाँ जो कि जहांगीर की पत्नी थी, नूरजहाँ के भाई असफ खां की पुत्री अर्जुन बानो बेगम से 1612 में हुआ। फिर आगे बढ़ते हैं, आप जानते हैं शाहजहाँ के परिवार के बारे में। तो इसका जन्म हुआ था 5 जनवरी 1592 लाहौर पाकिस्तान में। निधन हुआ था 22 जनवरी 1666 आगरा में। समाधि ताजमहल में है। जीवन संग की बात करें तो कंदाहारी बेगम, अकबराबादी महल, मुमताज़ महल, हसीना बेगम, मोती बेगम, कुदसिया बेगम, फ़तेहपुरी महल और सरहिंदी बेगम। संतान के बारे में बात करें तो पुनहरा बेगम, जहांआरा बेगम, दारा सिको, शाह शुजा, रोशनारा बेगम और औरंगज़ेब, मुराद बख और गौहर बेगम। इसका जो पूरा नाम था वो अल आज़ाद अबुल मुजफ्फ़र साहब उल दीन मोहम्मद खुर्रम था। घराना तैमूर के कुल का वंशज था और पिता जहांगीर और माता जगत गोसाई। फिर आगे बढ़ते हैं, अब इसके बारे में जानेंगे शिक्षा और वैवाहिक संबंध के बारे में। शाहजहाँ का जो पहला गुरु था उसका नाम था मुल्ला कासिम बेग तबरेज़ी, लेकिन हाकिम अली गिलानी जो इसका गुरु था उससे सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ, क्योंकि इसने हाकिम अली गिलानी से चिकित्सा शास्त्र की शिक्षा हासिल की। और इसके साथ ही उसने अपनी दादी रुकैया बेगम जो कि अकबर की पत्नी थी उससे तुर्की भाषा में अपनी शिक्षा प्राप्त की। अर्जुंदा बानो बेगम जो कि नूरजहाँ के भाई असफ खां की पुत्री थी, उससे 1612 में विवाह हुआ और ये उसकी दूसरी और सबसे लोकप्रिय पत्नी थी जिसे सबसे ज़्यादा प्यार करता था। शाहजहाँ ने मुमताज़ और मलिक ए जवानी की उपाधि प्रदान की। मुमताज़ से शाहजहाँ के 14 बेटी माने 14 संतानें पैदा हुईं और उन 14 संतानों में से केवल 7 संतानें ही जीवित रह पाईं। उन 7 संतानों में 4 बेटे थे, 3 बेटी थी। 4 बेटों में सबसे बड़ा दारा सिको, शाह शुजा, मुराद और औरंगज़ेब थे। बेटियों के बारे में बात करें तो जहाँ आरा, रोशन आरा और गौहर आरा थी। 1631 में मुमताज़ की मृत्यु हो गई और शाहजहाँ ने एक जो था इसकी याद में ताजमहल का निर्माण करवाया था। फिर आगे बढ़ते हैं, कई इतिहासकारों का मानना है कि शाहजहाँ का जो टाइम पीरियड था वो मुगल काल का स्वर्णयुग था। एफ्लिस्टन, मोरलैंड, ट्रेवेनियर, खफी खां और राय भारमल इस बारे में काफ़ी हद तक मत देते हैं कि शाहजहाँ का जो टाइम पीरियड था वो मुगल काल का स्वर्णयुग कहलाता है। यहाँ तक कि एल्फिस्टन ने कहा है कि शाहजहाँ का जो काल है वो संपूर्ण भारतीय इतिहास का स्वर्णयुग है। लेकिन कई इतिहासकारों का मानना है कि हम ऐसे इसके तर्ज पर मुगल काल का स्वर्णयुग नहीं मान सकते हैं। खास तौर पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सबसे सटीक अगर किसी का जवाब है तो है एल.एन. श्रीवास्तव। ए.एन. श्रीवास्तव का मानना है कि शाहजहाँ का जो टाइम पीरियड है वो कला और कला में वास्तुकला के संदर्भ में स्वर्णयुग है। हम सारी स्थिति को देखते हुए इसके टाइम पीरियड को स्वर्णयुग नहीं मान सकते। और वास्तव में शाहजहाँ जो है वो बाबर और जहांगीर अकबर की तरह उतनी अहम काम नहीं किया जिन्होंने इसके पूर्वजों ने किया है। हाँ, लेकिन स्थापत्य कला और वास्तुकला के क्षेत्र में इसने जितना काम किया उतनी इसके पहले के पूर्वजों ने नहीं किया। तो हम स्थापत्य कला और वास्तुकला के क्षेत्र में इसके काल को स्वर्णयुग मान सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं,
शाहजहाँ के समय की स्थापत्य कला, जैसा कि शाहजहाँ को मानते हैं कि इसको दो में ज़्यादा रुचि थी, एक मोहब्बत और एक आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर से इसका गहरा लगाव था, इसलिए इसने अपने शासनकाल के दौरान कई ऐसी अहम इमारतों का निर्माण करवाया जो आज के तौर पर विश्व प्रसिद्ध है, विश्व के 7 अजूबों में शामिल है। जैसे अगर हम ताजमहल के बारे में बात करें, लाल किला, जामा मस्जिद, मोती महल, आगरा का किला, कई सारी इमारतों का निर्माण करवाया। तो सबसे पहले हम जानेंगे ताजमहल के बारे में। मुग़ल बादशाह शाहजहाँ ने अपनी तमाम दौलत ताजमहल को बनवाने में लगा दी, क्योंकि ये उसकी मोहब्बत की निशानी थी। और ख़ास तौर पर यह है कि यमुना नदी के एकांत तट पर आगरा के किनारे बसा हुआ है, और इसको बनाने वाले कारीगरों ने कभी सोचा नहीं होगा कि आने वाले समय में यह विश्व के 7 अजूबों में शामिल हो जाएगा। और एक ये भी नहीं सोचा होगा कि जिस इमारत को बनाने में ईंट ईंट करके नींव डाल रहे हैं, वही जिन हाथों से वो इमारत के छतों को ढाल रहे हैं, उन्हीं हाथों को शाहजहाँ द्वारा काट दिया जाएगा। और ताजमहल को बनाने का पैमाना इतना विशाल था कि आगरा शहर की ज़मीन का पूरा शहर उभर आया। उस अनोखी इमारत के निर्माण में 20 साल तक 20,000 मजदूर लगे रहते थे। एक बेगम की कब्र के नाम से प्रसिद्ध इस इमारत के निर्माण में आज के समय के 20 करोड़ डॉलर से कहीं अधिक रुपये खर्च हुए, जैसा कि माना जाता है। और ताजमहल जैसी खूबसूरत इमारत विश्व प्रसिद्ध, तो भारत के लिए गौरव की बात है। फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें एक बात कही जाती है, एक रहस्य छिपा हुआ ताजमहल में, कि ताजमहल के मकबरे में एक छोटा सा होल है, और मकबरे की छत से जो छेद से टपकती बूंदे के पीछे कई रहस्य प्रचलित है। कहा जाता है कि जब ताजमहल के बनाने समय शाहजहाँ ने कई कारीगरों के हाथ काट दिए थे, तो उन मज़दूरों का मानना ये था कि अगर वो हमारे साथ ऐसा व्यवहार करेंगे तो हम उनके सपनों को पूरा नहीं होने देंगे। तो इस दौरान उन्होंने एक कमी छोड़ दी, जो कि मकबरे के ऊपर एक छोटा सा छेद है। और इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जिन मज़दूरों के ताजमहल को बनवाया था और शाहजहाँ ने उनके हाथ कटवा दिए, लेकिन इतिहास में वापस लौटे तो ताजमहल के बाद भी कई ऐसी इमारत बने जो कि भव्य थीं। जैसे कि अगर हम लाल किले की बात करें, या फिर मोती महल, मोती मस्जिद के बारे में बात करें, तो ये उन्होंने उन मज़दूरों, उन कारीगरों में से भी थे जिन्होंने लाल किले का निर्माण करवाया। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है उस्ताद अहमद लाहौरी। ये ऐसे शख्स थे जो कि ताजमहल को बनाने में इनका अहम योगदान था, और इसके बाद उन्होंने लाल किले का निर्माण करवाया। फिर उसके आगे बढ़ते हैं। आप जानते हैं, किसी भी इमारत को बनाने से पहले हमारे मन में हमेशा एक ख्याल आता है कि आखिर ये इमारत किस प्रकार बना और इसको बनाने में कितना खर्च आया होगा। तो इसी प्रकार अगर हम ताजमहल के बारे में बात करें, तो उस दौरान ताजमहल को बनाने में 32 मिलियन खर्च हुए थे, जो कि आज के तौर पर 106.28 करोड़ रुपए हैं। कितनी बड़ी बात है। और सबसे मज़ेदार की बात यह है कि कुतुब मीनार, जिसे हम देश का सबसे ऊंचा स्मारक या देश का सबसे ऊंची इमारत कहते हैं, वास्तव में ताजमहल इससे भी ऊंचा है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार ताजमहल कुतुब मीनार से लगभग 5 फुट ऊंचा है। अब बात करते हैं लाल किले के बारे में। जब भी मुग़ल शासन की बात हो और दिल्ली की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। और जब दिल्ली की बात हो तो लाल किले की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि दिल्ली के इतिहास में मुख्य भूमिका निभाने वाली ऐतिहासिक रचना लाल किला जो है, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। अभी लाल किला बनाने का विचार कैसा आया, तो सबसे पहले लाल किले की योजना, व्यवस्था एवं सौंदर्य मुग़ल सृजनात्मक का शिरोबिंदु है, जो कि शाहजहाँ के काल में अपने चरम उत्कर्ष पर पहुँची। लाल किला शाहजहाँ की नई राजधानी शाहजहाँबाद का महल था। कई ऐतिहासिक दस्तावेज के अनुसार इसे लालकोट का एक पुरातन किला माना जाता है। लालकोट जो था वो हिंदू राजा पृथ्वीराज चौहान की 12वीं सदी के अंतिम दौर की राजधानी मानी जाती है, और उसी में शाहजहाँ ने कब्जा करके इस किले का निर्माण करवाया था। आगरा के किले में मयूर सिंहासन जो शाहजहाँ द्वारा बनवाया गया है, जिसे दिल्ली के लाल किले में स्थानांतरित करवाया गया था। दिल्ली के लाल किले में इसलिए क्योंकि शाहजहाँ ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली शिफ्ट की थी, तो मयूर सिंहासन को उसने दिल्ली के लाल किले में रखवाया था। और ख़ास बात यह है कि इस मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुग़ल शासक था मोहम्मद शाह रंगीला। फिर उसके बाद जो फ़ारसी जो शासक था नादिर शाह, इसको लूट कर ले जाता है फ़ारस। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात, बेशकीमती कोहिनूर हीरा भी इस सिंहासन पर जड़ा हुआ था।
अब बात करते हैं जामा मस्जिद के बारे में। तो देश की सबसे बड़ी और भव्य मस्जिद दिल्ली में ही लाल किले से कुछ ही दूरी पर स्थित है। यह भव्य रचना भी शाहजहाँ की महान रचनाओं में से एक है और लाल और संगमरमर के पत्थरों से बनी हुई यह अद्भुत रचना 6 सालों में बनकर तैयार हुई। ऐसा माना जाता है कि इसके 2 प्रवेश द्वार हैं और 2 प्रवेश द्वार में पहला जो प्रवेश द्वार है वो उत्तर दक्षिण में पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है, जबकि जो पूर्वी जो प्रवेश द्वार है, ऐसा माना जाता है कि शुक्रवार को शाहजहाँ यहाँ नमाज पढ़ने आता है। जामा मस्जिद के बारे में एक बात कहें तो मस्जिद के ऊपरी गुंबदों में सफ़ेद और काले संगमरमर से सजाया गया है और इसके प्रार्थना घर की रचना विशाल और बहुत ही अद्भुत है। अब मोती मस्जिद के बारे में बात करें तो शाहजहाँ द्वारा निर्मित भव्य रचनाओं में से एक मोती मस्जिद आगरा में ही बनवाई गई है। मोती मस्जिद का यह नाम इसकी रचना की वजह से पड़ा क्योंकि यह एक बड़े मोती की तरह चमकती हुई, और इसको बनाने का उद्देश्य ये था कि शाहजहाँ के शासनकाल के दौरान इसके जितने भी राजकवि थे या जितने भी इसके दरबार में सदस्य थे, उनके नमाज पढ़ने के लिए इस मस्जिद का निर्माण करवाया था। और मस्जिद के प्रांगण में किनारे किनारे मेहराब बने हुए हैं और इसके छत पर सफ़ेद संगमरमर से बनी 3 गुम्बद है, जिसकी दीवार लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है और इस पूरी इमारत का निर्माण सफ़ेद संगमरमर से बेहद कलात्मक रूप से निर्मित किया गया है। अब बात करते हैं आगरा के किले के बारे में। आगरा का एक मुख्य और आकर्षण का जो किला है वो है आगरा का किला, जो कि ताजमहल से कुछ ही दूरी पर स्थित है। और ये जो आगरा का किला है वो इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण था क्योंकि इसमें बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ और औरंगजेब ने शासन किया था। यहीं से राज्य की सर्वाधिक संपत्ति को सुरक्षित रखा गया था और ईंटों से बनी एक ऐतिहासिक रचना यूनेस्को की विश्व विरासत की सूची में शामिल है। अपने जीवन के अंतिम दिनों में शाहजहाँ को उसके ही पुत्र द्वारा इसी किले में बंदी बना लिया था और जहाँ उसने मुसन्नन बुर्द में रखा गया। अब शाहजहाँ के अंतिम समय और मृत्यु के बारे में बात करते हैं। तो अब यहाँ बात ये आती है कि शाहजहाँ का जो बेटा था जिसका नाम था औरंगजेब जो था वो 1658 में अपने पिता शाहजहाँ को आगरा के किले में नज़रबंद कर देता है। अब शाहजहाँ के बारे में एक बात कही जाती है कि ये अपने 4 बेटों में से सबसे ज़्यादा दारा सिकों को मानता था और दारा सिकों की राज्य के प्रति इतना लगाव नहीं था क्योंकि ये सूफी विचारधारा का था, और उधर औरंगजेब कट्टरपंथी का था, बहुत ज़्यादा कट्टरपंथी था। और इसीलिए शाहजहाँ ने औरंगजेब को ढक्कन का गवर्नर नियुक्त कर देता है और दारा सिकों को अपने साथ रखता है। अब इस बात की भनक जब पड़ती है कि दारा सिकों को उसने अपने पास रखा है, तो इस दौरान शाहजहाँ के अंतिम समय में औरंगजेब क्या करता है कि शाहजहाँ को बंदी बना लेता है 1658 में और आगरा के किले में कैद कर लेता है। और इस दौरान दारा सिकों और औरंगजेब के बीच कई बार युद्ध हुआ। अगर हम धर्मठ के युद्ध के बारे में बात करें, फिर कई युद्ध हुए और जिन युद्धों के बाद औरंगजेब जो है वो मुग़ल सत्ता का अगला शासक बना। और इसमें ख़ास बात यह है कि 1658 से लेकर के 1666 तक 8 वर्ष तक वो उस आगरा के किले में कैद था शाहजहाँ। और इस दौरान उसकी जो पुत्री है जहाँ आरा के बारे में एक बात कही जाती है कि वो काफ़ी कुशाग्र बुद्धि की थी, यानी एकतावादी थी। वो हमेशा अपने पिता और अपने भाई औरंगजेब को मिलाने का काम करती थी, लेकिन औरंगजेब ने कभी भी अपनी बहन की बातों पर ध्यान नहीं दिया। और जहाँ आरा ने अपने 8 सालों तक, जब औरंगजेब ने शाहजहाँ को कैद कर रखा था तो उसने 8 सालों तक अपने पिता की सेवा की। और उस दौरान जब 1666 में मृत्यु हो जाती है तो औरंगजेब अपने पिता को उन 8 सालों में देखने तक नहीं जाता और उसकी अर्थी को कंधा नहीं देता, जबकि उसकी अर्थी को कंधा उसके नौकर हिजड़ देते हैं। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के बारे में। सबसे पहले जानेंगे कि शाहजहाँ के बल्ख अभियान का उद्देश्य क्या था। तो ऑप्शन है कि काबुल की सीमा से सटे बल्ख और बदख्शा में एक मित्र शासक को लाना, मुग़लों की मातृभूमि समरकंद और फरगना को जीतना, मुग़ल सीमा को वैज्ञानिक पद्धति अमू दरिया पर निर्धारित करना, मुग़ल साम्राज्य का विस्तार उपमहाद्वीप से आगे बढ़ाना। तो इसका सही आंसर है कि काबुल की सीमा से सटे बल्ख और बदख्शा में एक मित्र शासक को लाना। इसका मेन कारण ये था कि शाहजहाँ की कामना अपने पूर्वज बाबर की मातृभूमि को पुनः अधिकृत करने की थी, है ना। वो ये चाहता था कि मध्य एशिया तथा पश्चिम एशिया के राज्यों में की शक्ति जो संतुलन की से अधिक हो। इसीलिए उसने बल्ख अभियान का उद्देश्य काबुल की सीमा से सटे बल्ख और बदख्शा में एक मित्र शासक को लाना था, ताकि वे ईरान और मुग़ल साम्राज्य के बीच वफा राज्य बन सके। फिर आगे बढ़ते हैं।
निम्न में से कौन सा शाहजहाँ के शासनकाल का राजकवि था? तो इसमें शाहजहाँ का जो शासनकाल का राजकवि था वो था कलीम। कलीम के बारे में बात करें तो दारा सिकों को जब उसने पराजित किया था तो उस दौरान क्या होता है कि कलीम जो उसका काफ़ी प्रभावित था, यानी जो राजकवि था, तो उसमें क्या करता है कि ईरानी फारसी वैद्य शैली का एक कवि था जिसका नाम था कलीम, और कलीम को अपने राजकवि के तौर पर नियुक्त करता है। और कलीम के अतिरिक्त फ़ारसी कवियों में सईदाई, गिलानी, कुदसी, मीर मोहम्मद कासी, सयाब, सलीम, मसीह रफ़ी, फ़ारूक मुनीर, सौदा, चंद्रभान ब्राह्मण, हाजिक और दिलेरी कई सारे लोग थे, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो था वो शाहजहाँ का कलीम था। फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि हिंदू और ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय किसमें दिखाई देता है? ताजमहल, लाल किला, पंचमहल या शेरशाह का मकबरा? तो इसका सही आंसर है ताजमहल। लाल किले के निर्माण किस प्रकार की अधिकारी कौन माने लाल किले के निर्माण को बनवाने में कौन सा शासक का महान योगदान था? तो उसमें शाहजहाँ, क्योंकि शाहजहाँ ने ही लाल किले का निर्माण करवाया था। फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसने साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी? तो शाहजहाँ ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी, और जब राजधानी स्थानांतरित की तो उसने दिल्ली में लाल किला और जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। तो आज इस सेशन में इतना ही। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।